पूरे देश को जैसे प्रयोगशाला बना दिया गया है, नफरती हिंसा, नफरत की खेती जिस तरीके से की जा रही है पूरे देश के पैमाने पर, और हमने देखा कि अपना गुजरात को जिस तरीके से इन लोगों ने प्रयोगशाला बनाया और गुजरात का प्रयोग करके ये व्यापक हिंसा के तहत ये पूरे देश पर कब्जा किए, सत्ता प्राप्त किए, और वही कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और उसकी एक व्यापक प्रयोगशाला स्थापित कर रहे हैं अपने पूर्व उत्तर भारत में, चाहे वो असम हो, अपना मेघालय हो, या अभी अपना मणिपुर हो, नागालैंड हो, पूरा का पूरा 7 ये स्टेट जो पूर्व उत्तर भारत का, उसको इन्होंने प्रयोगशाला के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। उसके साथ एक चीज ये भी है कि वो संवेदनशील इलाका चूंकि भारत से पूरा एकदम कटा हुआ है और 7 राज्यों का मामला बनता है, 7 या 8 राज्यों का वहां मामला बनता है, तो ये हमेशा हमेशा के लिए इनको ऐसा लगता है कि वो जो गुजरात के बाद ये उनको एक अपना बड़ा चंक दिखाई पड़ता है कि 8 राज्यों में हम अपनी सत्ता को लगातार बनाए रख सकते हैं, और उसके लिए जो ये लोग ये धार्मिक आधार पर चुनते हैं, अपना विषमता के आधार पर चुनते हैं, और इतनी व्यापक हिंसा करा करके और वहीं के लोगों के बीच में तफरका पैदा करके ये जो स्थिति है, ये निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है और यह देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। और मणिपुर के लिए तत्काल वहां पर हस्तक्षेप किया जाना चाहिए, पूरे देश के लोगों का वहां हस्तक्षेप होना चाहिए, और केंद्र सरकार का, और खास करके केंद्र सरकार वहां पर बिल्कुल वही सरकार है जो इसी पार्टी की सरकार वहां भी है, लेकिन यहाँ तो अजीब स्थिति है कि 2 प्रांतों के बीच भी, जहां भारतीय जनता पार्टी की ही दोनों प्रांत है, और उन दोनों प्रांतों के बीच में उनके सिपाही लड़ जाते हैं, आपस में गोलीबारी करते हैं, और फिर उनके बीच बैठा करके ये बात करते, समझौता कराते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कितना बड़ा समझौता, विश्वव्यापी समझौता हो गया, और फिर उसके तत्काल बाद ये मणिपुर को भी वो प्रयोगशाला बना देते हैं, और वहां न्यायपालिका के तहत हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो वहां स्थिति बनी है, जो वहां पर ये राख में दबी हुई अपना जो चिंगारी थी वो भड़की है, तो उसको तो समाधान का एक ही तरीका है कि तात्कालिक रूप से उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए और वहां से उस पर कार्रवाई कराई जाए और बातों का सिलसिला जारी रखा जाए, टेबल पर बैठ के बात किया जाए। वहां का मुख्यमंत्री बात ही नहीं करना चाहता है कुकी लोगों से, नागा लोगों से, वो अपने मैत्री समाज का अपना बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक देख करके अपनी सीटें देख रहा है कि हमारी 40 सीट वहां से निकल जाएगी, 20 सीट का कि हमको कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसी हालत में तो देश नहीं चलता है, देश सप्पा होता है। आप कुछ कहना चाहेंगे राणा साहब, आपकी कोई टिप्पणी? आपकी कोई टिप्पणी? आप म्यूट है, आप म्यूट है, आप म्यूट है। मैं पूछना चाहता था, मणिपुर में नेपाली गांव भी कुछ है जो यहाँ नेपालियों की बस्ती है? क्योंकि मेरी जानकारी में कम से कम 30 जमातें हैं अलग अलग जो मणिपुर में रहती है और वहाँ के स्थायी नागरिक है, सिर्फ मैते ही नहीं है, और भी कई जमातें वहाँ की स्थायी है। हम लोग को उसकी बहुत जानकारी तो है नहीं, और वहाँ के लोग आज उनको जुड़ना था, 4-5 लोगों को आज वहाँ जुड़ना था, लेकिन वहाँ नेट ही नहीं है। तो एक साथी से आप देखिए कि फोन पर भी हमने बात करने की कोशिश, भाषा सिंह मैडम को जानकारी होगी। नहीं, देखिए मैं ये कह रही हूँ कि जो बुनियादी तौर पे वहां पर जो हिंदू समाज है वो मैतेई समाज है। मैतेई समाज बुनियादी तौर पर मणिपुर का आधिकारिक तौर पे जो समाज है, क्योंकि जितनी अलग अलग, और ये सिर्फ इकलौता ऐसा समाज है जो ट्राइबल सब कैटेगरी में नहीं है ना, क्योंकि ये डोमिनेंट समाज है, इसकी रीति रिवाज बिल्कुल अलग हैं, और ये बहुत लंबे समय पहले, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही घाटी में है, पहाड़ों में भी ये हैं, क्योंकि हमला वहां पर भी हुआ, क्योंकि ने हमला वहां पर भी किया जहां पर मैतेई समाज के लोग पहाड़ों में रहते हैं। लेकिन कानून के मुताबिक जैसे भारत के बाकी राज्यों में है जहां पे पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर सिर्फ पहाड़ी या उस समाज के लोगों को ही जमीन खरीदने का अधिकार था ताकि वो सुरक्षित रहें। तो आबादी बहुत कम है पहाड़ों में, बड़ी संख्या में जो आबादी है तकरीबन 60 से 70% जो पूरी मणिपुर की आबादी है वह घाटी में सीमित है।
पहाड़ों में बहुत ही कम गांव है, बहुत ही कम आबादी है, और वहां पर जो समाज भी हैं, जो आदिवासी समाज हैं, जैसे कुकी और नागा सबसे प्रमुख समाज है वहां के, बाकी और समाज भी हैं, लेकिन इन समाजों को आदिवासी का दर्जा प्राप्त है। आदिवासी का दर्जा प्राप्त होने का मतलब हुआ कि ये पहाड़ों में एक दूसरे के यहाँ जमीन खरीद सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, और बाकी जो ट्राइबल सब प्लान है उसके एक हिस्से के तौर पर आ सकते हैं। और जो पॉलिटिक्स है मणिपुर की, वो बहुत लंबे समय से, सिर्फ अभी नहीं, इससे पहले भी, क्योंकि नागा और कुकी के बीच का जो संघर्ष था वो भी हमने देखा हुआ है। और एक आखिरी चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये बहुत खास बात है, ये जो आदिवासी समाज है उत्तर पूर्व का, इसके पारिवारिक रिश्ते हैं म्यांमार से। यहाँ पर खासतौर से जो कुकी वाला एक मुद्दा है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं खुद ऐसे परिवारों को जानती हूँ जिनकी बहन बेटियां ब्याही हैं सीमा के पार, और जब वहां पर ये सैनिक तख्ता पलट हुआ और उन पर बहुत हमलावर वहां की सरकार हुई, तो उसमें बड़ी संख्या में 30,000 तो आधिकारिक डाटा है मिजो सरकार का। अब आप देखिए कि वही सरकार है मिजोरम में जो इनको मान्यता दे रही है, क्योंकि वो रिफ्यूजी एक भाग के आए हुए शरणार्थी हैं, और भारत की योजना के तहत रिफ्यूजीज को हम शरण देते रहे हैं। ये शरण कोई पहली भी नहीं है, लेकिन जब बीरेन सरकार ने मणिपुर में इनको रिफ्यूजी का श्रेणी देने से इनकार किया और ये कहा कि ये बाहर खदेड़े जाएंगे, इनके खिलाफ डिमोलिशन ड्राइव्स चली, क्योंकि 2 साल से वहां पर चल रहा है सारा, तब ये सारा मोमेंटम बढ़ा, आशंकाएं बढ़ी, क्योंकि इनके लिए वो घर परिवार ही के लोग हैं। और ये आदिवासी समाज जो पूरा है उत्तर पूर्व का, वहां के लिए बहुत ही साधारण कॉमन सी बात है, क्योंकि सीमाएं भी बहुत पोरस है, मतलब आवाजाही बनी रहती है, इसे तमाम सरकारें भी जानती हैं वहां पर, ऐसा नहीं कि कोई नई बात है। लेकिन इन्होंने कोशिश की कि जिस तरह से असम में मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पे असम सरकार, हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार कर रही है, उसी तरह की कार्रवाई यहाँ कुकी पे करेंगे, उसी तरह से यहाँ पर ईसाइयों के खिलाफ करेंगे जैसे असम में इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ किया है। ये एक लिंक जो है बहुत साफ साफ दिखाई देता है इन दोनों सरकारों का, इसीलिए दोनों सरकारें आपस में हॉबनॉबिंग भी करती नजर आती हैं। जी।